हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निम्बस आईएएस एकेडमी आपके लिए लेके आया है हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम एनालिसिस सीरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 में जो मॉडर्न हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 के प्रीलिम एग्जाम में। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है दैट इज अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पूछा जा रहा है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल। जैसे कि आपको पता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रपोजल इंडिया में आता है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। तो ये बोला जा रहा है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल बिकॉज कांग्रेस वाज नॉट कन्विंस्ड विद द डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश। तो यहां पे बोला जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल बात कर रहा था इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की, और डोमिनियन स्टेटस इस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड नहीं कर रही थी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द मुस्लिम लीग, जो एंटी पार्टी हमें उस टाइम पे देखने को मिलती थी, द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द क्रिप्स प्रपोजल। तो मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट किया गया प्रपोजल को बिकॉज द इनडायरेक्टली डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजल। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए क्रिप्स प्रपोजल को एक्सेप्ट किया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान बनाने की जो बात थी वो सरकार मान रही थी, बट ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, इनफैक्ट रिजेक्ट किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारे पास पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम चलते हैं तो यहां पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को याद रखना है कि क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इस मिशन को रिजेक्ट किया गया था। नंबर 1 पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अगेंस्ट द प्रोविंसेस राइट टू सेपरेटली फॉर्म अ यूनियन। तो क्रिप्स मिशन के अंदर लिखा गया था कि अगर जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, वो चाहेंगी तो वो अलग से एक यूनियन बना सकती है। इंडियन यूनियन से अलग होके एक डिफरेंट यूनियन बनाई जा सकती है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो नेशनल यूनिटी को डैमेज करने वाली बात है। तो इस वजह से रिजेक्ट किया गया। सेकंड जो कारण है दैट इज दे वर आल्सो अगेंस्ट द गवर्नर जनरल पावर्स। तो गवर्नर जनरल को सोल अथॉरिटी बना दिया गया था बाय द क्रिप्स मिशन। तो जिसकी वजह से कांग्रेस को यह प्रपोजल भी पसंद नहीं आता है। अब मुस्लिम लीग के क्या क्या कारण रहे हैं क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करने के। तो नंबर 1 देखो, दे डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्रिप्स मिशन बात कर रहा था कि एक सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया बनाई जाएगी जिसमें अलग अलग तरह की प्रोविंसेस एग्जिस्ट करेंगी। तो ये सिंगल यूनियन का कंसेप्ट इनको पसंद नहीं आया क्योंकि 1940 के बाद तो डायरेक्टली ही मुस्लिम लीग के द्वारा बोला गया है कि हमें पाकिस्तान एक अलग से नेशन चाहिए, राइट। तो 1940 में लाहौर सेशन के दौरान मुस्लिम लीग ने यह प्रपोजल पास किया था कि वो डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान को अलग से एक सेपरेट नेशन बनाया जाए, इंडियन यूनियन के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। तो ये कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। तो ये आपको पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। तो यहां पे आपने कुछ नहीं करना, 4 मूवमेंट आपको दी गई है, आपको ईयर पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह की तो ये हमें देखने को मिला ये गांधी की फर्स्ट मूवमेंट थी इन इंडिया इन 1917। देन अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करें तो ये है 1918 का। देन उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह की बात करें ये भी है 1918 का। एंड रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की बात करें तो ये आपके पास है 1919 एंड 1920। 1919 में हमारे पास रॉलेट एक्ट आता है। तो सबसे पहले होना चाहिए डी, सेकंड नंबर पे आएगा बी, थर्ड नंबर पे बी एंड थर्ड नंबर पे ए एंड फोर्थ नंबर पे आ जाएगा सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह है, उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है और उसके बाद है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह है। तो ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो क्या था इन इवेंट्स में, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये 1917 में हुआ चंपारण में, बिहार में, जहां पे इंडिगो को लेके
जो रिवोल्ट है वो खड़ा हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी इन ब्रिटिश इंडिया। सेकंड, अगर हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं, ये वही सत्याग्रह जिसको 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लीड किया गया था, बट ये स्टार्ट किया गया था गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे खेड़ा के कुछ फार्मर्स के ग्रीवियंसेस को लेके इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया, राइट। देन हमारे पास है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहां पे क्या है, मिल की जो लेबर है, जो वर्कर्स है एंड जो ऑनर है, उनके बीच में डिस्प्यूट खड़ा होता है प्लेग के बोनस को लेकर। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे गांधी के द्वारा सत्याग्रह खड़ा किया गया, और ये पहली बार था जब गांधी ने इंडिया के अंदर हंगर स्ट्राइक जो है वो की थी। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट 1919 वाला रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह खड़ा किया गया, जिसके बाद हमें गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो सबसे पहली बड़े लेवल पे मूवमेंट खड़ी की गई थी, फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ गांधी इन इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अर्थशास्त्र, तो बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र। द अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स एक्सक्राइब्ड बाय कौटिल्य, द चीफ एडवाइजर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो अर्थशास्त्र है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य के द्वारा, राइट, जो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का एडवाइजर था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। सेकंड देखो, बाय द 3rd century BC द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन। तो 3rd century BC तक जो नॉर्थ इंडिया है, वहां पे खास तौर पे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी, प्राइमरी इकोनॉमी बन चुकी थी। Land revenue had become the accepted source of income for the government. Kautilya refers at length of the methods of tax collection and related problems. Modification in the land tax appeared to be direct concern of the king. तो ये जो बुक है, इसके अंदर कौटिल्य के द्वारा टैक्स के बारे में, टैक्स कलेक्शन के मेथड के बारे में, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और जो टैक्स कलेक्शन है वो खास तौर पे किसका मुद्दा बन गया, राजा का मुद्दा बन गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट अर्थशास्त्र के बारे में है, राइट। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज आल्सो ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। देन अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, तो इस बुक को लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, और इस बुक में नेचर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, या फिर अगर हम बात करें स्टेट क्राफ्ट के बारे में दिया गया है कि एक राजा किस तरीके से अपने एम्पायर को चलाए, दैट इज स्टेट क्राफ्ट। इकोनॉमिक्स के बारे में बात की गई है, पॉलिटिक्स के ऊपर बात की गई है, लॉ के ऊपर, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर, ट्रेड मेथड्स के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर क्या है, अर्थशास्त्र जो बुक है उसके अंदर बात की गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, धमा। तो यहां पे बोला जा रहा है धमा इज अ प्राकृत फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्मा। तो ये बोला जा रहा है कि संस्कृत में जिस शब्द को हम धर्मा बोलते हैं, उसको प्राकृत पाली भाषा में बोला जाता है धमा। मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट द यूनिवर्सल लॉ और राइटनेस एंड बाय सोशल एक्सटेंशन एंड रिलीजियस ऑर्डर एज फाउंड इन द हिंदू सोसाइटी। तो धर्म या धमा की अगर हम बात करें, इसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो किसी दूसरी भाषा में। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि धर्म का मतलब रिलीजन होता है इंग्लिश, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ऐसा नहीं है। धर्म इज धर्म, रिलीजन इज रिलीजन। तो जो ये धर्मा वर्ड है, इसका जो मतलब है, ये बाय कॉन्टेक्स्ट आप बोल सकते हो, समझा जाता है कि कहां पे इसको यूज किया जा रहा है। कोई एक मतलब नहीं हो सकता है, ना तो धमा का और ना ही धर्मा का। यही फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, तो बिल्कुल सही है। कोई एक डेफिनेट मीनिंग नहीं हो सकता है धर्मा शब्द का या धमा शब्द का। देन द टर्म धमा was propagated by Ashoka for the Buddhism when he adopted the same and started propagating it. तो ये जो धमा है, ये अशोका के द्वारा प्रमोट किया गया जब अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही हमारी सही हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे कुछ आपने बेसिक चीजें याद रखनी है कि अशोका के द्वारा जो धमा प्रोपागेट किया गया, उसमें अगर हम बात करें टोटल 14 पॉइंट्स थे जिसको अशोका उस टाइम पे प्रमोट कर रहा था, और उसमें से 10 पॉइंट जो है वो सीधा सीधा बुद्धिज्म के धमा से उठाए गए थे। क्या क्या पॉइंट्स है वो? टू बी ट्रूथफुल एंड अपहोल्ड द टोटल इंटेग्रिटी।
तो सच के रास्ते के ऊपर चलना है, जो आप एक्चुअल में फील करते हो, जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, उसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है। सेकंड इज टू बी जेंटल एंड काइंड, एक जेंटल पर्सनैलिटी बन के रहना है, लोगों के प्रति काइंड रहना है, दयालु रहना है। देन टू बी लिबरल व्हाइल अवॉइडिंग द इगोइज्म, तो खुले विचार के रहना है और अपनी नॉलेज को लेके इगोइस्टिक नहीं होना, हमेशा ही सीखने की चाहत में रहना है। Then to be willing to put one's own pleasure aside for the subject's well-being, जैसे ये बोला जाता है कि अगर राजा जो है उसके सब्जेक्ट्स मतलब उसकी जो प्रजा है वो खुश है तो राजा का शासन लंबा चलेगा। तो मतलब अपनी जरूरतों को साइड लाइन करके अपनी जनता के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में सोचना। देन टू डेवलप द पेशेंस, जो धैर्य है उसको डेवलप करना है। टू लिव अ हम्बल लाइफ एंड इंस्पायर द सब्जेक्ट्स, तो एक अच्छी एक हम्बल लाइफ जीनी है और दूसरे लोगों को भी वैसी लाइफ जीने के लिए प्रभावित करना है, एंड सो ऑन। इस तरीके से 14 पॉइंट्स हैं जो क्या है अशोका के धमा के अंदर मेंशन किए गए हैं, जो डिराइव कहां से होते हैं, बुद्धिज्म के धमा से। तो तभी हम बोल रहे हैं कि उसको प्रमोट वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, रॉलेट एक्ट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये खास तौर पे चलती है 1920 में। रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये है 1919 का एक्ट। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में आई है उस दौरान ये एक्ट आया, क्योंकि ये एक्ट पहले आया है और इस एक्ट की वजह से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी के द्वारा स्टार्ट की जाती है। दिस वाज डेजिग्नेटेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द इंडियन पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है स्टेटमेंट का वही यहाँ पे गलत दे दिया गया कि रॉलेट एक्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान आया है, बल्कि ऐसा नहीं है। सेकंड देखो, रॉलेट बिल अलाउड द जजेस टू ट्राई पॉलिटिकल केसेस विदाउट जूरीज। तो जज है विदाउट जूरी, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स वहां पे बैठते हैं उनके बिना वो सारे के सारे पॉलिटिकल केसेस को जज अकेला ट्रायल कर सकता है। एंड गेव द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन एडिशन टू द सेंटर द पावर टू इंटरमेंट विदाउट ट्रायल। इट वाज पॉपुलरली डिस्क्राइब्ड एज ना अपील, ना दलील, ना वकील। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेंटर सरकार है, जो सेंटर की आपकी जुडिशियल बॉडीज है, उनके पास तो पावर होती ही थी किसी पॉलिटिकल केस को हैंडल करने की, प्रोविंशियल जुडिशियल बॉडीज को भी वो पावर दे दी गई। और साथ ही साथ विदाउट कोई दलील, विदाउट कोई वकील, बिना कोई ट्रायल चलाए आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, 2 साल के लिए जेल की सजा सुना सकते हो किसी भी ऐसे पर्सन को जिसके ऊपर आपको शक है कि वो सरकार के खिलाफ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपने याद रखनी है। रॉलेट एक्ट जो है ये एक कमेटी के द्वारा बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं रॉलेट कमेटी, जिसके हेड कौन थे, सर सिडनी रॉलेट। तो सर सिडनी रॉलेट के नाम से ही हम बोल रहे हैं रॉलेट कमेटी एंड रॉलेट एक्ट। तो खास तौर पे ये क्यों लाया गया था, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी, जो इंडियंस सरकार के खिलाफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसको कर्ब करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। देन यहाँ पे इसको ब्लैक एक्ट बोला गया था गांधी के द्वारा, और इसी के रिलेटेड कुछ ब्लैक बिल्स भी जो है वो सरकार के द्वारा लाए गए। उसमें अगर हम बात करें, सेंट्रल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस 2 बिल्स दैट ऑथराइज्ड पुलिस टू सर्च प्लेस विदाउट सर्च वारंट एंड अरेस्ट एनीवन हु दे डिसअप्रूव ऑफ। तो यहाँ पे 2 बिल और पास किए गए रिलेटेड टू द रॉलेट एक्ट, जिसमें क्या बोला गया कि आप बिना वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकते हो, और अगर किसी के ऊपर आपको शक है या कोई दोषी पाया जाता है तो विदाउट वारंट आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हो, राइट। देन यहाँ पे जैसे ही ये एक्ट पास हुआ तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो हमारे कुछ इंडियन मेंबर्स बैठे हुए थे उनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया। जैसे कि उसमें हमारे पास मदन मोहन मालवीय है, MM मालवीय जिनको बोला जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना है एंड मजहार उल हक है। तो इनके नाम आपने याद रखने हैं।
कब पास किया गया? जो आपका 1919 में एक्ट पास होता है और 6 अप्रैल 1919 को ऑल इंडिया हड़ताल इस एक्ट के खिलाफ खड़ी की जाती है, जो गांधी के द्वारा अनाउंस की जाती है। और इसी एक्ट की हड़ताल और मूवमेंट के दौरान दो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर हैं, एक है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे हैं सैफुद्दीन किचलू, जिनको अरेस्ट किया जाता है पंजाब से। और इन्हीं के अरेस्ट के अगेंस्ट पंजाब की जनता निकलती है गलियों में मूवमेंट करने के लिए। और इसी के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है और इसी के बाद आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Given below the two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। तो आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक assertion है, आपने बताना है कि नीचे जो रीजन दिया गया है वो assertion का करेक्ट रीजन है या नहीं। तो assertion क्या बोल रहा है? Indian National Congress was started by A.O. Hume under the official direction, guidance and advice of Lord Dufferin, the Viceroy। तो जब 1885 में कांग्रेस बनाई गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी और लॉर्ड डफरिन जो उस टाइम पे हमारे वॉइस रॉय थे उनकी सपोर्ट के साथ बनाई गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्ली ईयर्स में लॉर्ड डफरिन के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन को सपोर्ट किया गया था। अब इसका रीजन क्या बताया गया कि क्यों बनाई है कांग्रेस? The Indian National Congress was provide a mild, safe, peaceful and constitutional outlet or safety valve for rising discontent among the masses। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई गई तो वहां पे एक डिस्कशन चली सेफ्टी वॉल्व के ऊपर। सेफ्टी वॉल्व क्या है कि जब इंडियंस के अंदर एंगर बहुत ज्यादा भर जाएगा तो उस एंगर को रिलीज करने के लिए कोई ना कोई आपके पास प्लेटफॉर्म या माध्यम होना चाहिए, और वही माध्यम होगा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पे क्या है इंडियन लोकल जनता अपने गुस्से को निकाल सकती है किनके पास आके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के पास। तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अबव जो आपकी स्टेटमेंट है उसका रीजन भी है, क्योंकि लॉर्ड डफरिन कहीं ना कहीं एओ ह्यूम को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि लॉर्ड डफरिन इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी चाहते थे। राइट, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट, तो यहां पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, इनके द्वारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की जाती है। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस को पहले इंडियन नेशनल यूनियन बोला जा रहा था और इस आइडिया को लॉर्ड डफरिन के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 1885 में जब कांग्रेस बनी तो जो पहले प्रेसिडेंट कांग्रेस के रहे हैं वो कौन है आपके? WC बनर्जी या वोमेश चंद्र बनर्जी। और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो 1923 में बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें तो 1917 में एनी बेसेंट। तो ये सारे आपने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, वो याद रखने, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, अगेन असर्शन एंड रीजन वाला हमारे पास क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नर जनरल डलहौजी डिसरिगार्डेड द राइट ऑफ एन अडॉप्टेड हेयर, हेयर मतलब उत्तराधिकारी, to the throne, and the state automatically lapsed into British dominion if the ruler died without any biological natural heir। तो ये बोला जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो है वो लाई जाती है। और इस पॉलिसी के तहत क्या था कि अगर किसी राजा का बायोलॉजिकली सन नहीं है तो वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करके अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता है। और अगर उसका उत्तराधिकारी है ही नहीं तो वो जो आपकी स्टेट है उसका क्या होगा? वो ब्रिटिश जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी टेरिटरी में मर्ज हो जाएगी। देन रीजन क्या बताया गया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज वन पार्ट ऑफ डलहौजीज प्रोग्राम ऑफ ब्रिंगिंग द यूनिफाइड इंडिया अंडर strict control by doing away the alternative sovereignties held by Indian rulers and princes। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक स्टेप था। इसके अलावा डलहौजी के द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम तैयार किया गया था, जिसके तहत क्या था कि जो छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन सब के ऊपर ईस्ट इंडिया का जो कंपनी है वो अपना कब्जा करेगी और इसको एक यूनिफाइड टेरिटरी बनाएगी।
तो सेकंड हमारा जो रीजन है वो भी सही है, असर्शन का प्रॉपर वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, 1859 तक मतलब क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, 1858 में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के द्वारा एक एक्ट पास किया गया इंडिया के लिए, जिसको हमने बोला रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तब तक अगर हम बात करें तो ये जो आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी है ये इंडिया में चलाई गई है, राइट। स्टार्ट किसने की थी, डलहौजी ने। और इसके अंदर क्या होता था, मेजर जो पर्पस था वो पर्पस था इंडियन प्रिंसेस की जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर कब्जा करना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, असर्शन दिया गया है एंड उसका रीजन पूछा गया है। असर्शन इज द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर अशोका। तो अशोका के बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है, राइट। रीजन क्या बताया गया है, अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्म विजय एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी। तो अशोका के द्वारा जो राइटनेस का जो पाथ है आप बोल सकते हो उसको फॉलो किया गया, अपनी आर्मी को खत्म कर दिया गया, क्योंकि अशोका की जो पॉलिसी थी दैट वाज डिफेंसिव पॉलिसी, कि अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम उस चीज का जवाब देंगे, बट हम किसी के ऊपर पहल नहीं करेंगे, मतलब ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली अगर आपकी ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं है तो आपको ज्यादा आर्मी की जरूरत नहीं है और आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया, तो मतलब क्या है, एम्पायर वीक हो गया। दूसरी चीज, अगर आप सामने वाली किसी भी टेरिटरी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो तो जो आपको वहां से सोर्स आना था, जो फाइनेंशियल सोर्स वहां से आपको आना था वो नहीं आ पाएगा और फाइनेंशियली भी आपकी स्टेट जो है वो वीक हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये एक कारण रहा है, जो धम्म विजय की पॉलिसी अशोका के द्वारा अपनाई गई, ये एक कारण रहा है मौर्यन एम्पायर के वीक होने का और एट द एंड डिक्लाइन होने का। तो मतलब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो भी करेक्ट रीजन है असर्शन का, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें याद रखो, कलिंगा वॉर के बाद जैसे कि हमें पता है अशोका के द्वारा फॉलो किया गया बुद्धिज्म को, और उन्होंने धर्म विजय या धम्म विजय की जो पॉलिसी है उसको अपनाया और जो दिक विजय की जो पॉलिसी है उसको छोड़ा। दिक विजय मतलब ऑफेंसिव पॉलिसी टुवर्ड्स द नेबरिंग स्टेट्स। देन अगर हम बात करते हैं धर्म विजय की बात की जाए तो इट इज ऑल अबाउट कि धर्मा के साथ, धर्म के साथ या धमा के साथ आपने जुड़ के रहना है और जो सही रास्ता है उसके ऊपर चलना है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो स्टेटमेंट दी गई है। गणेश शंकर विद्यार्थी हैज रिटन प्रताप, एंड उसमें क्या बोला गया, प्रताप जो आपका न्यूज़पेपर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, इफ महाराणा प्रताप हैड बीन इन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट स्लेव इंडिया। उन्होंने बोला कि अगर महाराणा प्रताप इंडिया के अलावा, गुलाम इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में होते, you would have been worshipped all over the country if you were in America like Washington and Lincoln, if you were in England like Wellington and Nelson, if you were in France you would be worshipped like Joan of Arc, and if you were in Italy you would be worshipped like Mazzini। तो सिंपल वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर महाराणा प्रताप इंडिया के अलावा यूएसए, फ्रांस, यूके या इटली में पैदा हुए होते तो बहुत ज्यादा माना जाता उनको, वो रिस्पेक्ट उनको इंडिया की हिस्ट्री में नहीं दी गई है, सिंपल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो आपके गणेश शंकर विद्यार्थी है उनके द्वारा प्रताप न्यूज़पेपर के अंदर दी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट देखो, विद्यार्थी यूज टू ब्रिंग आउट द मैगजीन नेम्ड प्रताप फ्रॉम राजस्थान इन 1915। ये स्टेटमेंट गलत है, राजस्थान से नहीं कानपुर से इस मैगजीन को, नॉट मैगजीन, न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता था और फर्स्ट पब्लिकेशन इसकी आपको 1913 में देखने को मिलेगी, 1915 में नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज सी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। अगर हम गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 1890 में, कहाँ पे, आज का जो प्रयागराज है या फिर उस टाइम का इलाहाबाद।
और अगर हम बात करें इनके द्वारा जो ये न्यूज़पेपर है, ये एक हिंदी न्यूज़पेपर था, दैट वाज प्रताप। इसको पब्लिश किया गया 1913 में। कहां से? कानपुर से। तो उन्होंने क्या बोला है स्टेटमेंट में? राजस्थान में, और 1915 में। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, अगेन दो स्टेटमेंट दी गई हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम जिन्ना इन 1937-39 कांग्रेस डिड नॉट स्टॉप सिंगिंग वंदे मातरम इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो जिन्ना के द्वारा मना किया गया कि वंदे मातरम आप नहीं गाओगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, लेकिन कांग्रेस के द्वारा वो गाया गया, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा हुआ था। देन अगर हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान, बहुत बड़े स्कॉलर हैं सर सैयद अहमद खान, had said that first he fought for Congress, कि पहले तो मैं कांग्रेस के लिए लड़ा, now he will fight against the unity of India, और अब वो लड़ेंगे इंडिया की यूनिटी के खिलाफ। अगर हम सैयद अहमद खान की बात करते हैं ना, तो इनके द्वारा बोला गया था, शुरुआती टाइम इन्होंने बोला कि जो हिंदूज हैं और जो मुस्लिम्स हैं, दे आर डिफरेंट, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, बट दोनों एक साथ सरवाइव कर सकते हैं। बट कुछ टाइम के बाद उनके थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ और उन्होंने बोला कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से जो टू नेशन थ्योरी की हम बात करते हैं, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, इनके द्वारा भी उस टू नेशन थ्योरी को आप बोल सकते हो सपोर्ट किया गया था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ सैयद अहमद खान के द्वारा नहीं बोला गया कि मैंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने हिंदूज एंड मुस्लिम्स की यूनिटी को सपोर्ट किया था इन द अर्लियर टाइम पीरियड, लेटर ऑन वो भी नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट याद, जो आपका डाटा है उसको याद रखो। अगर हम बात करते हैं हमारे वंदे मातरम सॉन्ग की, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, कहां पे लिखा गया था? उनके द्वारा 1882 में एक नॉवल जो है वो पब्लिश किया गया, जिसका नाम था आनंद मथ। उसके अंदर लिखा हुआ था वंदे मातरम, राइट। और ये जो आपका आनंद मथ है, ये खास तौर पे जो सन्यासी रेबेलियन हमारे देश में हुए हैं 19th सेंचुरी में, उसके ऊपर लिखा गया था। सेकंड देखो, 1896 जब आपका कैलकाता सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्ला एम सयासी, उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं, उस टाइम पे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो आपका वंदे मातरम सॉन्ग है, इसको गाया गया था। और गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देन अगर हम बात करते हैं, 24 जनवरी 1950 को इसी वंदे मातरम को डिक्लेयर कर दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ नेशनल सॉन्ग। सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो अलीगढ़ में बनाया गया। अलीगढ़ जो मूवमेंट है वो भी इन्हीं के द्वारा लीड की गई थी। अलीगढ़ मूवमेंट इज ऑल अबाउट रिफॉर्म्स इन द इस्लामिक रिलीजन। इनके द्वारा ये बोला जा रहा था कि जो इस्लाम है उसको आपको रैशनल बनाने की जरूरत है, मतलब इस्लाम के साथ साथ अगर आप साइंस को भी पढ़ लो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो इस्लाम को जो साइंस से सेपरेट किया जा रहा था इससे पहले, उस चीज के अगेंस्ट खड़े होते हैं सैयद अहमद खान, और वो जो मुस्लिम यूथ है उनको साइंटिफिक एजुकेशन प्रमोट करते हैं। देन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट बुकलेट है जिसका नाम है असबाब ए भगवत ए हिंद। ये जो बुक है ये लिखी गई थी ऑन द 1857 का रिवोल्ट बाय सैयद अहमद खान। तो यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया कि क्या क्या कारण रहे हैं इस रिवोल्ट के। ये बुक भी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। देन एट द एंड एक और बुक है हमारे पास, दैट इज कमेंट्री ऑन द हॉली बाइबल, जो क्या है सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई है। देखो सैयद अहमद खान के द्वारा ये कभी नहीं बोला गया कि आपने इस्लाम धर्म के लिटरेचर में जो लिखा गया है उसके बाहर जाके कुछ नहीं पढ़ना या उसके बाहर जाके आपने कुछ नहीं सीखना। बहुत ही लिबरल तरीके से उन्होंने बोला कि अगर क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कोई अच्छी बातें लिखी गई हैं तो वो भी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। साइंटिफिक एजुकेशन एंड साइंटिफिक नॉलेज को भी इस्लाम के साथ जोड़ना चाहिए, राइट।
तो आप इनको बोल सकते हो कि एक लिबरल मुस्लिम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दो स्टेटमेंट दी गई हैं। कांची वॉज द फेमस सिटी ऑफ साउथ इंडिया, सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कैपिटल ऑफ पल्लवास। बिल्कुल सही है। अगर हम पल्लवास के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी जो कैपिटल थी दैट वाज कांचीपुरम, जिसको हम कांची भी बोल सकते हैं। साउथ इंडिया की सिटी है हमारी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, कांची फेमस स्कॉलर्स। अब ये कांची जो कि एजुकेशन सेंटर था उस टाइम पे, पल्लवास के टाइम पे, तो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में बोला जा रहा है। फर्स्ट आपके पास है मयूर वर्मा, दूसरे आपके पास वत्स्यान, तीसरे हमारे पास दिंगनाग एंड चौथे हैं हुआनसांग। तो ये चारों स्कॉलर्स क्या कांची में कभी गए हैं या वहां पे पढ़े हैं, अपनी एजुकेशन को वहां से अटेन किया है? तो बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही हो जाएंगी। इन स्कॉलर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पल्लवास की कैपिटल रही है कांचीपुरम या फिर कांची सिटी ऑफ साउथ इंडिया। देन अगर हम बात करें, कांची को एजुकेशनल सेंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एजुकेशन वहां पे एस्टेब्लिश हुए थे। अब यहाँ पे हुआनसांग की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही फेमस चाइनीज ट्रेवलर है। वो नालंदा में अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद फर्दर एजुकेशन के लिए कहां पे जाते हैं? कांची सिटी में, राइट। तो ये ट्रू हो जाता है कि ये वहां के स्कॉलर है। देन अगर हम बात करते हैं तालगुंडा, तालगुंडा इज इन कर्नाटका। तालगुंडा की जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें बताती है कि जो मयूर वर्मन है, मयूर वर्मन कौन है? फाउंडर ऑफ द कदम्बा किंगडम ऑफ बनवासी। तो एक छोटा सा किंगडम आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज कदम्बास। तो कदम्बास का फाउंडर कौन है? मयूर वर्मन। तो ये जो है इनके द्वारा भी अपनी एजुकेशन, जो वैदिक एजुकेशन के लिए ये क्या है, कांची में गए थे। देन अगर हम बात करते हैं वत्स्यान की, तो वत्स्यान वही स्कॉलर है जिनके द्वारा काम सूत्र जो है उसको लिखा गया है, तो इनकी स्टडी भी वहां से रही है। देन अगर हम बात करते हैं दिगनाग की, तो दिगनाग के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आपको बुद्धिज्म के रिलेटेड देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म के अंदर जो लॉजिक एंड जो आपकी एपिस्टेमोलॉजी है दैट इज प्रमाण। तो बुद्धिज्म के अंदर रैशनल जो आइडियोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? आपके दिगनाग। रैशनल आइडियोलॉजी का मतलब क्या है कि जो भी बोला जाएगा उसके पीछे कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई प्रमाण, मतलब प्रूफ जो है वो पेश किया जाएगा, राइट। तो ये चारों के चारों स्कॉलर आपके इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कहाँ के हैं, कब के हैं, आपको ईयर भी पता होना चाहिए या सेंचुरी पता हो। देन अगर हम बात करते हैं, अगेन दो स्टेटमेंट दी गई हैं। औरंगजेब कंस्ट्रक्टेड कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बाय डिमोलिशिंग द चिंतामणि टेम्पल। तो चिंतामणि जो आपका टेम्पल है उसको डिमोलिश करके कुवैत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये औरंगजेब के द्वारा बनाई गई। बिल्कुल सही है। नंबर 2 अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक गॉट द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली। ये दोनों मॉस्क अलग है। कुवैत उल इस्लाम ये दिल्ली वाली की बात कर रहे हैं जो हमें कुतुब मीनार के पास देखने को मिलेगी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो ममलूक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, आप बोल सकते हो संस्थापक थे ममलूक डायनेस्टी के इन दिल्ली सल्तनत। और दूसरी आपके पास जो चिंतामणि टेम्पल को हटा के या फिर चिंतामणि टेम्पल को जो ट्रांसफॉर्म किया गया है मस्जिद में, उसका नाम भी क्या है? कुवैत उल इस्लाम। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही हमारी सही हो जाती है, बोथ 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। जो चिंतामणि टेम्पल जो कि आपको देखने को मिलेगा सारसपुर में, दैट इज नियर अहमदाबाद गुजरात, उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया गया था बाय प्रिंस औरंगजेब इन 1645। उस टाइम पे औरंगजेब गवर्नर थे गुजरात वाले रीजन के, राइट। देन अगर हम बात करें यहाँ पे इसी टेम्पल को जब मॉस्क में कन्वर्ट किया गया तो वहां पे जो गायें हैं उसकी बलि भी दी गई, राइट। दैट इज अगेंस्ट द आइडियल्स ऑफ हिंदुइज्म। देन कुवैत उल इस्लाम मॉस्क अगर हम दिल्ली की बात करते हैं जो कि आपको कुतुब मीनार के पास देखने को मिलेगी, वो बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या है? फाउंडर है ममलूक डायनेस्टी के। और इस वाली जो दिल्ली वाली आपकी मस्जिद है इसको बनाने के लिए 27 जैन एंड हिंदू टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज अबाउट द फॉरेन ट्रेवलर्स। बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ईयर पता होना चाहिए। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
इनकी राइटिंग्स में दी गई है तो उसके बारे में पता हो। तो एक तरफ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, दूसरी तरफ हमें जो आपके ट्रेवलर है उनके नाम दिए गए हैं, तो आपने मैच करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड सोसाइटी, तो इंडियन ट्रेड एंड सोसाइटी किस तरीके की है उसके बारे में किसके द्वारा बताया गया, तो वो बताया गया है बारबोसा के द्वारा। तो मतलब ए का होना चाहिए थर्ड, ए का होना चाहिए हमारे पास थर्ड। सेकंड है विजिटेड इंडिया 6 टाइम्स, 6 बार इनके द्वारा इंडिया को विजिट किया गया, दैट वाज टेवर्नियर, तो टेवर्नियर ने 6 बार इंडिया को विजिट किया है। देन अगर हम बात करते हैं केम टू इंडिया एंड नेवर वेंट बैक टू यूरोप, इंडिया आए और यहीं पे अलग अलग रीजन्स में घूमते रहे और यहीं पे रहे, दोबारा यूरोप वापस नहीं गए हैं, तो वो हमारे पास है मानुषी। देन अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ द मुगल अमीर जिनका नाम है दानिशमंद खान, तो दानिशमंद खान जो एक अमीर थे औरंगजेब के टाइम पे, उसकी कोर्ट में या फिर उसके दरबार में रहे, आप बोल सकते हो कौन, बर्नियर। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ए का हमारे पास हो जाएगा थर्ड एंड बी का हो जाएगा फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर्थ, ए की हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज डी। तो इन स्कॉलर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। बारबोसा की अगर हम बात करें तो ये पोर्तुगीज ट्रेवलर थे। सबसे पहले याद रखो कि कहां से आए हैं, और 16th सेंचुरी के ये ट्रेवलर हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था और विजयनगर एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिखा है। सेकंड हमारे पास है बर्नियर, जो क्या है आपके पास 17th एंड 18th सेंचुरी के स्कॉलर हैं। इनके द्वारा ये एक फिजिशियन थे और कहां से आए थे, फ्रांस से। और ये जो पर्सन है फिजिशियन है, तो मतलब क्या है, साइंटिफिक नॉलेज वो रखते हैं। तो ये जो दानिशमंद खान थे जो कि नोबल था किसका, औरंगजेब की कोर्ट का, उसके साइंटिस्ट थे। देन तीसरे हमारे पास है मानुषी। मानुषी की अगर हम बात करते हैं तो अगेन 17th एंड 18th सेंचुरी के स्कॉलर हैं। ये वेनिस, वेनिस मतलब इटली, इटली वाले रीजन से आए थे और ये एक राइटर थे और इन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में काफी कुछ लिखा है। और यही वो पर्सन है जो इंडिया में आया, बाद में वापस यूरोप नहीं पड़ता। देन अगर हम बात करते हैं जीन बाप्तिस्ते ट्रेवर्नियर की, तो ट्रेवर्नियर की अगर हम बात करिए 17th सेंचुरी के स्कॉलर हैं और फ्रेंच ट्रेवलर हैं, आप बोल सकते हो। और इन्होंने प्राइवेटली, मतलब क्या है, इन्होंने जो ट्रेवल किया सरकार से या राजा की पैट्रोनाइजेशन के ऊपर नहीं किया है, किसी से हेल्प नहीं लिए, अपने खुद का पैसा लगा के आप बोल सकते हो। इन्होंने पर्शिया एंड इंडिया को 6 बार विजिट किया बिटवीन 1630 टू 1668, तो मतलब 17th सेंचुरी में इन्होंने इंडिया को 6 बार विजिट किया है और पर्शिया को भी 6 बार विजिट किया है। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे स्कॉलर। देन अगर हम बात करते हैं, 2 स्टेटमेंट आपके पास दी गई हैं। इन 1886 दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइज्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इन लंदन टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चंस टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन वर ऑर्गेनाइज्ड इन द मेजर इंडियन सिटीज। तो क्या 1866 में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाई गई थी लंदन में, और इसकी जो लोकल ब्रांचेस थी उसको ओपन किया गया इंडिया की कुछ सिटीज में, तो बिल्कुल सही है ये। सेकंड देखो, he showed that poverty and economic backwardness of India were not inherent in the local conditions but were caused by the colonial rules which was draining India of its wealth and capital। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा अपनी बुक में दी गई, दैट वाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहां पे उन्होंने वही बात बोली है कि जो ये इंडिया गरीब होता जा रहा है, वेल्थ इंडिया की लूटती जा रही है, तो ये इंडिया में कोई गड़बड़ नहीं है, इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने गुड के लिए, राइट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही हमारी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में बनाई जाती है, और इसके जो लोकल सेंटर थे इंडिया में ओपन किए गए बॉम्बे में, कोलकाता में एंड मद्रास में, कब, 1869 में, उसी डेकेड के अंदर।
देन अगर हम बताएं कि मेन जो गोल इस एसोसिएशन का रहा है, दैट वाज अवेयरनेस अमंग द ब्रिटिश पीपल अबाउट द कंडीशंस ऑफ इन इंडिया एंड जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर इंडियन वेलफेयर। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ये था, देखो अगर ये आपकी जो एसोसिएशन है ये इंडियंस की सोसाइटल चेंजेस के लिए बनाई गई होती तो इसको इंडिया में एस्टेब्लिश करते, इसको लंदन में जाके एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं थी। तो इसको बनाने के पीछे कारण ये था कि वहां के जो लोग हैं, ब्रिटेन की जो आम जनता है, उनको बताना कि आपकी सरकार हमारे देश में जाके किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है हमारी जनता को, जिससे क्या है जो ब्रिटिश पीपल है, जो आम जनता है, उनकी सपोर्ट कहीं ना कहीं इंडियन जनता को मिल पाए। दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ लंदन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास असर्शन है एंड रीजन है। असर्शन क्या बोल रही है, इन द मैसेज टू इंडियन लेबर जर्नल इन नवंबर 1933 द जवाहरलाल नेहरू emphasized that both social and national struggles were basic and that in neither should be compromised been made। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1933 में जो आपका इंडियन लेबर जर्नल है उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जो हमारे सोशल लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे स्ट्रगल चल रही है, मतलब सोसाइटल चेंजेस करवाने की जो हम बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल चेंजेस जो करवाने की बात कर रहे हैं, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किसी भी कारणवश इन दोनों में से हम किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, राइट। तो दोनों चेंजेस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया जा रहा है, ही अर्ज द वर्कर क्लास टू प्ले इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल। तो ये जो इंपीरियल पावर ब्रिटेन के खिलाफ स्ट्रगल चल रही थी उस टाइम पे, उसमें भागीदारी की बात करते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। वर्कर क्लास को वो बोलते हैं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, और पार्टिसिपेशन हमें वर्किंग क्लास की तरफ से देखने को मिला है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है, तो मतलब बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये सही रीजन दिया गया है सर्शन का, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 स्टेटमेंट हमारे पास दी गई हैं अबाउट सब्सिडरी अलायंस, राइट। तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में 4 स्टेटमेंट है कि क्या थी सब्सिडरी अलायंस। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। तो अगर किसी भी इंडियन प्रिंस ने ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश पावर के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन की है, तो ये ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर उस इंडियन प्रिंस के ऊपर कोई भी अंदरूनी या बाहरी खतरा आता है उससे उसको बचाना। तो बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिंजेंट वुड बी स्टेशन्ड एंड एलाई वुड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर देयर मेंटेनेंस। तो जिसके साथ भी, जिस इंडियन प्रिंस के साथ ये पॉलिसी साइन की जाएगी सब्सिडरी अलायंस की, तो वो जो इंडियन प्रिंस है वो ब्रिटिश आर्मी के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर किसी भी इंडियन प्रिंस ने सब्सिडरी अलायंस साइन की है तो उसके एरिया में आके बैठ जाएगी ब्रिटिश आर्मी, और उनके लिए रिसोर्सेज जो खाना पानी है वो सब कौन प्रोवाइड करेगा, वो लोकल किंग। देन द एलाई वुड एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स और एंगेज इन वेलफेयर और वारफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर जिस प्रिंस के साथ ये सब्सिडरी अलायंस साइन की गई है वो किसी और के साथ युद्ध करना चाहता है या फिर किसी और के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, किसी फॉरेन की पावर के साथ या लोकल इंडियन पावर के साथ, तो वो करेगा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की अनुमति के ऊपर। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कंट्रोल ही करना चाहते थे। फोर्थ अगर हम देखें, एलाई में वॉक अवे विद द अलायंस एनी टाइम एट डिसएग्रीमेंट। तो ये बोला जा रहा है कि अगर इंडियन प्रिंस को ये सब्सिडरी अलायंस का एग्रीमेंट पसंद नहीं आता है तो वो किसी भी टाइम इस सब्सिडरी अलायंस के एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये क्लॉज आपको सब्सिडरी अलायंस में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो पहली 3 स्टेटमेंट हमारी सही है, चौथी स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस के बारे में कुछ बेसिक चीजें याद रखो। तो सब्सिडरी अलायंस की अगर हम बात करें, इसको इंडिया के अंदर जो प्लानिंग की गई है, जो इंप्लीमेंटेशन की गई है, वो तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही की गई है। बट ये जो टर्म है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये आपके फ्रेंच गवर्नर है जिनका नाम है ड्यूप्लेक्स।
तो फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स जो बहुत ही मशहूर गवर्नर हुए हैं फ्रेंच पावर के, उनके द्वारा सब्सिडरी अलायंस का आइडिया दिया गया था। बस उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने वाला कौन है? ब्रिटिश गवर्नर, जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। देन अगर हम बात करते हैं, एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू द सब्सिडरी अलायंस with British had to dissolve his own armed forces and accept the British forces in his territory। तो जिस भी राजा ने साइन किया है वो अपनी आर्मी खत्म कर देगा और ब्रिटेन की जो आर्मी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। देन अगर हम बात करें, ब्रिटिश प्रॉमिस्ड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट बट दिस वाज रेयरली केप्ट। तो सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटेन के द्वारा, ये ब्रिटिश पावर के द्वारा ये बोला गया था कि हम आपके इंटरनल मुद्दों में, जो अंदरूनी मुद्दे हैं, उसमें नहीं घुसेंगे। बट इस चीज को फॉलो कभी ब्रिटिश पावर ने नहीं किया है, ये बोला गया था। देन द इंडियन स्टेट कुड आल्सो नॉट एंटर इनटू द पॉलिटिकल कनेक्शन विद अनदर इंडियन स्टेट विदाउट द ब्रिटिश अप्रूवल। तो अगर एक इंडियन स्टेट दूसरी इंडियन स्टेट के साथ, एक प्रोविंस दूसरी प्रोविंस के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहती है, कोई दोस्ती या वॉरफेयर करना चाहती है, तो वो विदाउट द ब्रिटिश अप्रूवल नहीं हो सकता है। देन इंडियन रूलर्स दस लॉस्ट ऑल पावर्स रिस्पेक्ट टू द फॉरेन अफेयर्स एंड मिलिट्री। तो सब्सिडरी अलायंस का सबसे बेसिक जो रिजल्ट हमारे पास आया वो ये आया कि जो इंडियन प्रिंसेस थे, उनकी जो फॉरेन अफेयर की जो पावर है और इंटरनल अफेयर की जो पावर है प्लस जो मिलिट्री पावर है वो उनसे छीन ली गई। राइट? किसके द्वारा? ब्रिटिश पावर के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको दिए गए हैं, 4 इवेंट्स दिए गए हैं और ईयर पूछा गया है कि कौन से ईयर में वो इवेंट हुए हैं। सबसे पहले, सेटिंग अप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट कब बनाई गई? तो यहाँ पे हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात की गई थी और इस एक्ट के तहत 1774 में जाके इसको बनाया गया। तो मतलब ये इवेंट आपका हुआ है 1774 में। देन सी को देखो, जिसमें दिया गया रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। जो पहली रेलवे लाइन, जो पैसेंजर रेलवे लाइन बिछाई गई जो कि बॉम्बे टू थाने थी, ये कब बिछाई गई है? तो ये आपको पता होगा, इट वाज इन 1853। तो मतलब ए का होना चाहिए सेकंड एंड सी का होना चाहिए फोर्थ। ए का सेकंड एंड सी का फोर्थ। कहीं और दूसरी स्टेटमेंट में है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो मतलब अगर आपको कुछ बेसिक पता है, आपको ये नहीं पता, मान लो कॉर्नवालिस कोड के बारे में नहीं पता जो क्या है 1793 में आया था, या फिर आपको मद्रास हार्बर के बारे में नहीं पता जो 1881 में बनाया गया था, आपको ये 2 चीजें भी पता है जो बिल्कुल बेसिक है, तो फिर भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। राइट? तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है इसको देखो। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता है फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो उसी के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता में बनाई जाती है। देन कॉर्नवालिस कोड की अगर हम बात करें, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे कब? 1793 में। तो इस कोड के तहत क्या करने की कोशिश की गई थी? इंडिया के अंदर जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाना एंड इंप्लीमेंट करना है, उसको सुधारने की कोशिश की गई। दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्नवालिस कोड, बेसिक जो है। देन फर्स्ट रेलवे जो ट्रेन है आपकी, जो पैसेंजर रेलवे ट्रेन है, वो आपको कहां पे देखने को मिली? फर्स्ट बॉम्बे टू ठाणे, और डेट क्या है? 16 अप्रैल 1853। एंड देन चेन्नई पोर्ट, जिसको उस टाइम पे मद्रास हार्बर या मद्रास पोर्ट बोला जाता था, इसको कब बनाया गया? 1881 में। आज के टाइम पे अगर हम बात करें कंटेनर पोर्ट्स की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आ जाता है और सेकंड नंबर पे कंटेनर पोर्ट में हमारे पास आता है चेन्नई पोर्ट ऑफ तमिलनाडु, जिसको उस टाइम का मद्रास पोर्ट बोला जा रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा, जो क्वेश्चंस है आपको समझ आए होंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट विश।